हरि ओम सहनवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनो अवधितमस्तु मा विद्विषावहे। हे प्रभु, आप हम दोनों गुरु और शिष्य की रक्षा करें, हम दोनों का पोषण करें, हम दोनों को ऊर्जावान बनाएं। हम जो भी ज्ञान की प्राप्ति करें उससे हमारे जीवन में तेज आए और हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई विद्वेष उत्पन्न भी न हो। माई सेल्फ संतोष चौबे, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। As I had promised to you that I shall run general study classes from 15th March 2023 on the regular basis. लेकिन आज 11 मार्च है और मैं आपके सामने आ गया हूँ अपनी क्लास लेकर के। कारण यह है कि यह कहा गया है कि इफ़ यू want to do any noble and good work, then if possible there should not be any waiting period. यदि आप कोई अच्छा कार्य करना चाहते हो तो संभव हो तो उसे शीघ्र ही आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि कहा गया है ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। ज़िंदगी छोटी है, समय कम है, जितनी जल्दी कार्यों को किया जाए उतना ही ज़्यादा सही है। तो मैं आपको सबसे पहले सूचनाएं दे दूं कि देखिए, हम लोग की जो क्लास रहेगी, अभी चूँकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ पर भी हूँ तो वहाँ पर सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं हो सकती है। तो इस कारण से मैंने यह निर्णय किया कि जो भी मेरे पास सामग्री है हमें इसी में आगे बढ़ना है। और कहते भी हैं कि इफ़ देयर इज़ विल देयर इज़ वे, अगर जहाँ चाह वहाँ राह। तो हम लोग जो भी हमारे पास सामग्री है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसी के माध्यम से आपको मैं बहुत ठीक ठाक तरीके से अध्ययन करा दूँगा। तो देखिए, जो क्लासेस रहेंगी वो सुबह और शाम की होगी। मॉर्निंग की जो क्लास होगी उसकी टाइमिंग रहेगी 5:15 बजे से 6 बजे तक। हालांकि वीडियो रिकॉर्डेड होगा, आप अपने सुविधा के अनुसार देख लेना। चैनल होगा यूट्यूब का चैनल। और जो शाम की क्लास होगी वह होगी 8 बजे से 8:30 बजे। सुबह में हम लोग परंपरागत जीएस, सबसे पहले हम लोग इंडियन पॉलिटी, फिर जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। लेकिन जो करंट अफेयर्स है, आज सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का पोर्शन सबसे सबसे ज़्यादा रहता है और एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय भी है। तो हम लोग इसको प्रतिदिन के बेसिस पर पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में जो आपको पढ़ाऊँगा उसमें जो मेरे सोर्सेस होंगे वो होगा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, जनसत्ता, बीबीसी न्यूज़ और संसद टीवी। तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, 9 मार्च 2023 भारत के सिनेमा जगत के लिए एक बड़ी दुखद खबर लेकर आया, क्योंकि भारत के सिनेमा जगत के जाने माने कलाकार, निर्माता और निर्देशक सतीश कौशिक साहब का देहावसान हो गया। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर सतीश कौशिक साहब के जीवन से संबंधित एक प्रश्न बनाया है। और प्रश्न यह है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय सतीश कौशिक। सतीश कौशिक के द्वारा निर्देशित पहली फिल्म का क्या नाम है? आप अपने आंसर, अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें
तब तक मैं आपको सतीश कौशिक साहब के जीवन और उनके जो कार्य हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, सतीश कौशिक was born on 13th April 1956, the then Pepsu state, which was merged on 1st November 1956 with Punjab. And when in 1966 Punjab was bifurcated, Mahendragarh, which was his native birthplace, became the part of Haryana. तो देखिए, जो सतीश कौशिक साहब हैं, इनका जन्म 13 अप्रैल 1956 को महेंद्रगढ़ में हुआ। महेंद्रगढ़ आज हरियाणा राज्य में है, लेकिन 1956 में यह पेप्सू राज्य में था, बाद में पंजाब राज्य में मिला दिया गया 1 नवंबर 1956 को। और 1966 में जब पंजाब राज्य का विभाजन हरियाणा और पंजाब में हो गया तो महेंद्रगढ़ चला गया हरियाणा में। इन 1979 ही लेफ्ट हिज होम एंड वेंट टू बॉम्बे टू बी एन आर्टिस्ट। 1979 में उन्होंने अपना घर द्वार छोड़ दिया और वो छोड़ के बॉम्बे चले आए कलाकार बनने के लिए। लेकिन जैसी उनकी कद काठी थी, जैसा उनका चेहरा मोहरा था, लोगों ने पहले उनका मजाक उड़ाया। उनका जीवन जो है काफ़ी संघर्षों में बीता। बट इन 1983 ही गॉट ब्रेक। 1983 में उनको फिल्मों में काम मिल गया और जो फिल्म उनको पहली फिल्म मिली उस फिल्म का नाम था जाने भी दो यारो। लेकिन जिस फिल्म से उनको भारतीय सिनेमा जगत में पहचान मिली उस फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया। उसमें उन्होंने एक रसोइये की भूमिका निभाई थी जिसका नाम था कैलेंडर। इन 1993 ही डिसाइडेड टू डायरेक्ट फिल्म्स। 1993 में उन्होंने फिल्म को निर्देशित करने का निर्णय लिया और उनके द्वारा जो निर्देशित पहली फिल्म थी उसका नाम है रूप की रानी चोरों का राजा। बाद में उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन किया, कई फिल्मों में उन्होंने निर्माता की भूमिका भी निभाई। भारत के वे महान कलाकारों में से एक तो है ही हैं। तो मैं आपको देखो इनके बारे में बता दूं कि बड़े ही विद्वान प्रकार के व्यक्ति थे सतीश कौशिक साहब। अदाकारी के साथ साथ उनकी जो सोच थी, उनकी जो समझ थी, उनके जो थॉट्स थे वे बड़े ही इंसाइटफुल थे, बड़े डेप्थ वाले थे। और मैं घटना का जिक्र यहाँ पे करना चाहूँगा कि जब वे सैम बेनेगल साहब के पास काम मांगने के लिए गए तो सैम बेनेगल साहब ने कहा कि अपना फ़ोटोग्राफ छोड़ दो। तो उन्होंने अपने हार्ट का एक्सरे दे दिया और उन्होंने कहा कि सर यही मैं हूँ, आप देख लो, पूरी तरह से क्लियर है। दोस्तों, चेहरे मोहरे बदलते रहते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो आपने जो भी अपने दिमाग में सॉफ्टवेयर डाल रखा है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो सतीश कौशिक साहब कहा भी करते थे कि जब आप सफलता के चरम पे हो तो अपने दिमाग को सही रखो और जब असफलता आपको पीछा करने लगे तो आप और तेज़ी से भागने की कोशिश करो। तो आपके लिए जो प्रश्न था कि उनके द्वारा पहली निर्देशित फिल्म का नाम क्या है, तो आंसर इसका हो गया कि रूप की रानी चोरों का राजा। दूसरा प्रश्न है आपके लिए। देखिए, भारत हिंदू बहुसंख्यक और हिंदी भाषी, मुख्य रूप से हिंदी भाषी राष्ट्र है। लेकिन दुख की बात यह है कि धीरे धीरे हिंदी अपना वर्चस्व खोती चली जा रही है और निश्चित रूप से जो लोग हिंदी को प्यार करते हैं उन्हें इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो 1993 में के बिरला फाउंडेशन ने एक पुरस्कार आरंभ किया हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए। उसका नाम है व्यास सम्मान। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है कि in 2023-22 व्यास सम्मान was given to ज्ञान चतुर्वेदी। What is the name of his first work? ज्ञान चतुर्वेदी जिनको 2022 का व्यास सम्मान दिया गया,
उनकी प्रथम रचना का नाम क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए धर्मयुद्ध, बी पागलखाना, सी बारहमासी और डी हम न मरब। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दें और तब तक मैं आपको व्यास सम्मान और ज्ञान चतुर्वेदी जी के बारे में बता देता हूँ। देखिए 1993 में के बिरला फाउंडेशन ने व्यास सम्मान आरंभ किया। यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने हिंदी साहित्य में पिछले 10 वर्षों में उत्कृष्ट योगदान प्रदान किया हो। 33 व्यक्तियों को अभी तक यह सम्मान दिया जा चुका है। इसमें 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वर्ष 2022 का व्यास सम्मान 2020 में प्रकाशित एक उपन्यास के लिए दिया गया जिसका नाम है पागलखाना, जिसके लेखक हैं ज्ञान चतुर्वेदी, जो उत्तर प्रदेश झांसी के रहने वाले हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ज्ञान चतुर्वेदी साहब पेशे से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में एक कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय विशेषज्ञ थे। जब उन्होंने रिटायरमेंट पाई तो उन्होंने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी साहित्य में रचनाएं शुरू कर दिया और उनकी जो पहली रचना थी वो 1985 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम था धर्मयुद्ध। फिर इसके बाद उन्होंने कई रचनाओं का प्रकाशन किया, जिसमें बारहमासी, हम न मरब, पागलखाना महत्वपूर्ण है। 2015 को भारत की सरकार ने उन्हें पद्मश्री के पुरस्कार से सम्मानित किया और 2022 में उनको दिया गया व्यास सम्मान। तो आपका जो प्रश्न था वह क्या था कि वर्ष 2022 में व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले ज्ञान चतुर्वेदी की प्रथम रचना का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा धर्म युद्ध। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए भारत का एक पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका। अभी वह पिछले साल काफ़ी विकट राजनीतिक और आर्थिक दोनों प्रकार की समस्याओं से जूझा। धीरे धीरे स्थितियां सही हुई हैं, लेकिन अभी मार्च के महीने में ए न्यू काइंड ऑफ प्रोटेस्ट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु हैं उन्होंने एक प्रकार वहाँ पर विरोध आरंभ कर दिया है, वहाँ पर आंदोलन चल रहे हैं। तो आपके लिए इससे संबंधित एक प्रश्न है कि विच अमेंडमेंट ऑफ द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोटेस्टेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन रिसेंट टाइम। वर्तमान में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा श्रीलंका के संविधान के किस संशोधन का विरोध किया गया? उसमें 4 विकल्प आपके लिए हैं। पहला है संशोधन 8, संशोधन 13, सी है संशोधन 13A और डी है संशोधन 20। तो आप लोग इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं आपके लिए इससे संबंधित कुछ तथ्यों को बता देता हूँ। देखिए जैसे भारत अंग्रेज़ों के अधीन गुलाम था, इन द सेम वे श्रीलंका वाज also not an independent country, and when India got independence in 1947, Sri Lanka also got independence in 1948. श्रीलंका को 4 मार्च 1948 को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, लगभग भारत के साथ ही। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। श्रीलंका 4 मार्च 1948 को आज़ाद हो गया। उस समय इसका नाम था सिलोन। एक संविधान का निर्माण किया गया यहाँ पर, और उस संविधान में जो वहाँ पर बहुसंख्यक सिंगली लोग थे उन्हें प्रथम दर्जे का नागरिक माना गया। उन्हें कई प्रकार की सुविधाएं दी गई।
सिंगली भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। सिलोन जो 1972 में लंका हो गया और 1978 में इसका नाम रख दिया गया श्रीलंका। तो यह जो श्रीलंका है, यहाँ पर लगभग 15% के आसपास तमिल लोग रहते हैं, जिसमें 4% तमिल जो है वहाँ के मूल निवासी हैं और लगभग 11% तमिल जो हैं वह ब्रिटेन के लोगों के द्वारा उनके चाय के बागानों में, उनके कॉफ़ी के बागानों में, उनके जो है ईख के खेतों में काम करने के लिए लेकर जाया गया था। जब अंग्रेज़ लोग चले गए तो इन तमिलों को दोयम दर्जे का नागरिक माना गया और निश्चित रूप से इसका विरोध आरंभ हो गया और परिणाम स्वरूप वहाँ पर एक संगठन की स्थापना हुई तमिलों के द्वारा, जिसका नाम था LTT। तो यह लिट्टे नाम का जो संगठन है, इससे श्रीलंका की राजनीतिक, वहाँ की आर्थिक जो परिदृश्य है उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। भारत की सरकार ने इसमें श्रीलंका का सहयोग करने का निर्णय लिया और इसके लिए 1987 में भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के तात्कालिक प्रधानमंत्री प्रेमदासा के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते में निर्णय किया गया कि श्रीलंका जो एक एकात्मक प्रकार का राज्य था, यूनिटरी स्टेट, उसमें श्रीलंका के जो 9 राज्य हैं उनको कुछ अधिकार डिवॉल्व करने की बात की गई, जैसे कि फेडरेशन में होता है, जैसे कि संघात्मक राज्यों में होता है। और यह कहा गया कि श्रीलंका की जो केंद्र की सरकार है वो प्रांतों में प्रोविंशियल काउंसिल्स, मतलब प्रांतीय परिषदों की स्थापना करेगी। उन प्रांतीय परिषदों को जो लोकल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि हेल्थ, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि पुलिस, जैसे कि लैंड, या उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि सिंगली और तमिल दोनों को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा, अंग्रेजी को लिंक लैंग्वेज के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो 1987 में इन सभी कमिटमेंट या जो प्रतिबद्धताएँ थी, इसकी प्रतिपूर्ति के लिए श्रीलंका की सरकार ने श्रीलंका के संविधान में संशोधन किया, जिस संशोधन का नाम है संशोधन 13A। अब यह जो देखो संशोधन है, इस संशोधन के बारे में आपको बता दूं कि इसमें सिंगली और तमिल दोनों भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, अंग्रेजी को लिंक लैंग्वेज माना गया, प्रांतीय जो सभाएं थी, प्रांतीय जो सभाएं थी उनको कई विषय ट्रांसफ़र किए गए, लेकिन लैंड और पुलिस जो है उनको ट्रांसफ़र नहीं किया गया था। लेकिन हाल फिलहाल में आपने, जैसा कि आपको मैंने बताया भी शुरू में ही, कि श्रीलंका में एक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ है और श्रीलंका की सरकार ये महसूस करती है कि वहाँ अधिक से अधिक लोगों में एकता का भाव लाया जाए, तमिलों को भी सिंगलियों के साथ मिलाकर चला जाए। तो इसके लिए उन्होंने वर्ष 2020 में जो रणनील विक्रमसिंघे हैं, उन्होंने यह वादा किया कि वह जल्द ही संविधान संशोधन 13A को पूरी तरीके से क्रियान्वित करेंगे और उसके लिए उन्होंने एक डेडलाइन दे दी थी, एक अंतिम समय सीमा दे दिया था, 4 मार्च 2022, जब श्रीलंका अपनी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा होगा। जैसे जैसे समय नज़दीक आता गया, वैसे वैसे श्रीलंका में जो सिंगली लोग हैं उनमें संतोष का भाव पनपने लगा, क्योंकि उनके अनुसार श्रीलंका के जो 9 प्रांत हैं उसमें से 2 प्रांत जहाँ पर तमिल बहुसंख्यक में हैं, यदि उन्हें इस प्रकार पुलिस और लैंड की स्वायत्तता दी जाएगी तो सिंगलियों के जो हित हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, कहीं ना कहीं बाधित होंगे और इसी कारण से वे उसका विरोध करने लगे। हालांकि 4 मार्च 2023 का डेडलाइन समाप्त हो चुका है। श्रीलंका में की सरकार अभी भी प्रतिबद्ध लग रही है कि वह आज नहीं कल इसको लागू कर देगी।
और यही कारण है कि वहाँ के जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, जो बुद्ध भिक्षु हैं, वे बुद्ध भिक्षु संविधान संशोधन 13A का विरोध कर रहे हैं। तो आपका जो प्रश्न था कि विच अमेंडमेंट ऑफ द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग प्रोटेस्टेड बाई बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्धिस्ट जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके द्वारा श्रीलंका के संविधान के किस संशोधन का विरोध किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा 13A। अगला प्रश्न आपके राज्य उत्तर प्रदेश से है। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर स्थानीय निकायों की बात की जाए तो चाहे ग्रामीण स्थानीय निकाय हो या शहरी स्थानीय निकाय, दोनों जनसंख्या के आधार पर यह सबसे बड़े हैं, सबसे अधिक हैं। तो वर्ष 2022 दिसंबर के महीने में यहाँ पर शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव होने थे और चुनाव में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजातियों और पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए जो स्थान है उसको सुरक्षित रखा गया है। मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान का जो भाग 9A है, उसका आर्टिकल है 243T, उसमें अनुसूचित जाति, जनजातियों, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और जो अनुच्छेद 243T6 है उसमें राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है कि राज्य यदि चाहे तो वह अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243T सब क्लॉज 6 की प्रतिपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों को, जैसे सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण है, तो 27% का स्थान जो है वह शहरी स्थानीय निकायों में सुरक्षित रखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 750 स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें 17 आपको कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, 200 काउंसिल के चुनाव हैं और बाकी बात जो है वह यहाँ पर नगर पंचायत के चुनाव होते हैं। जब इस चुनाव को नोटिफाइड किया गया तो इलाहाबाद में जो हाई कोर्ट है उसने इस पर रोक लगा दी और उस रोक लगाने के पीछे कारण यह है कि उसका यह कहना था कि जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो सीटें आरक्षित की गई हैं उन सीटों का आवंटन त्रुटिपूर्ण है, गलत तरीके से किया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243T में यह लिखा हुआ है कि जो भी सीटें आरक्षित की जाएंगी वह साइक्लिक होंगी, चक्रानुसार होंगी। जबकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे शहरी स्थानीय निकाय हैं जहां पर अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 30 सालों से कोई भी सीटें सुरक्षित नहीं की गई और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर 3 बार से लगातार सीटें आरक्षित की जा रही हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले आप पिछड़ा वर्ग आयोग बनाएं। तो आपके लिए मैं यहाँ पर एक प्रश्न लेकर आया हूँ और प्रश्न यह है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय के लिए जो पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किया और उस पिछड़े वर्ग आयोग ने अभी अपनी रिपोर्ट दी है, उस पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए है राम अवतार सिंह, बी है रामचंद्र अवस्थी, सी है रामचंद्र खिलावन, डी है रामचंद्र पचौरी। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट में इसको टाइप करें। मैं आपको फिर से बार बता दूं कि अर्बन लोकल बॉडीज़ आर द लोकल बॉडीज़ ऑफ इंडिया एंड इन टर्म्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। And other backward caste have been given reservation under Article 223T of T6 of the Indian Constitution। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 T6 के आधार पर उनको रिजर्वेशन दिया गया है। अदर बैकवर्ड कास्ट
के जो मामले हैं उसके लिए एक कम समिति गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष हैं राम अवतार सिंह। इस प्रकार से आपके प्रश्न का आंसर हो गया राम अवतार सिंह। इसके बाद लास्ट प्रश्न हमारे पड़ोसी राज्य से है, नेपाल से। देखिए, नेपाल भारत का उत्तर की ओर एक बहुत ही विश्वस्त राष्ट्र रहा है और अभी अभी वहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव हुए और 12 मार्च 2023 को वहाँ पर एक नए राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने जा रहे हैं, जिनका नाम है रामचंद्र पौडेल। तो आपके लिए यहाँ पर प्रश्न यह है कि टू विच पार्टी रामचंद्र पौडेल बिलोंग्स। रामचंद्र पौडेल का संबंध किस दल से है? ए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, सी कम्युनिस्ट लेनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, सी नेपाली कांग्रेस एंड डी नन ऑफ दिस। तो हम लोग, आप इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, तब तक हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, नेपाल वर्ष 2006 तक वहाँ पर राजतंत्रात्मक सरकार थी। देयर वाज ए मोनार्की, बट इन 2006 मोनार्की वाज एबॉलिश्ड एंड इन दैट प्लेस डेमोक्रेटिक स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड। 2006 में वहाँ पर राजतंत्र की समाप्ति घोषणा की गई और वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की गई। नेपाल को एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्थापित किया गया, एक संसदीय प्रणाली की वहाँ पर सरकार बनाई गई। यह दुनिया का एकमात्र संप्रभु हिंदू राष्ट्र था जिसे 2008 में समाप्त घोषित करके एक सेकुलर स्टेट, एक निरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित किया गया। 2007 में यहाँ के प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाए गए आपको कोइराला साहब, और 2008 में इसके पहले राष्ट्रपति बनाए गए रामवरण यादव, और गिरिजा प्रसाद कोइराला को बनाया गया प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक 4 व्यक्तियों ने नेपाल में राष्ट्रपति का पद संभाला हुआ है। जो चौथे राष्ट्रपति हैं वे हैं आपको रामचंद्र पौडेल साहब। रामचंद्र पौडेल नेपाली कांग्रेस के एक प्रतिष्ठित नेता हैं और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कमोबेश नेपाल में भी राष्ट्रपति का चुनाव वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए, नेपाल में राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहली बात यह है कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। नंबर 2 में कम से कम 45 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और जो नंबर 3 है वो यह है कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग न चल रही हो। तो नेपाल के जो वर्तमान राष्ट्रपति है, उस राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे होता है। 881 इलेक्टोरल कॉलेज वोट है वहाँ पे। जो व्यक्ति मेजॉरिटी प्राप्त करता है उसको राष्ट्रपति बनाया जाता है। मेजॉरिटी मतलब है 50% + 1। यदि किसी व्यक्ति को बहुमत की प्राप्ति नहीं हो पाती तो 2 व्यक्ति जो वहाँ पर सबसे अधिक वोट पाते हैं अगले राउंड में फिर उनके बीच में चुनाव होता है। और अगर किसी कारणवश यदि वहाँ पर भी और टाई हो जाती है तो इसके बाद तीसरे चरण के चुनाव में जो व्यक्ति सबसे अधिक वोट लाता है उस व्यक्ति को वहाँ पर चुन लिया जाता है। तो मैं आपको जो आपके से मैंने प्रश्न पूछा था कि नेपाल के 12 मार्च 2023 को जिस राष्ट्रपति को पद संभालना है रामचंद्र पौडेल, वह किस पार्टी संबंधित हैं, तो इसका आंसर हो गया आपका नेपाली कांग्रेस। जाते जाते मैं आपको कुछ ऐसी भी सूचनाएं दे दूं। देखिए, ब्रिटेन में लोग
अपना परमानेंट जॉब छोड़ करके पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, और उसके पीछे कारण यह है कि ब्रिटेन की सरकार ने उन सभी व्यक्तियों पर जिनकी आय वार्षिक 1 लाख पाउंड मतलब लगभग 98 लाख से अधिक है, ऐसे व्यक्तियों को 62% टैक्स देना पड़ता है। तो इस हैवी टैक्सेशन से बचने के लिए लोग वहाँ पर काम धंधे छोड़ करके पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि हमारी कमाई का अधिकांश हिस्सा जब टैक्स में चला जाएगा तो इस प्रकार से कमाई करने का क्या मतलब है। और आज की क्लास जो है आपकी यही ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एक बार लास्ट में जाते जाते महामृत्युंजय मंत्र का हम लोग गान करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्यु मोक्षे मामृतात्। हरि ओम। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते।